हेलो मेरे स्टूडेंट, गुड इवनिंग्स। तो वेलकम टू बीएससी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पिंजारा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो क्लास 12 है और लेक्चर नंबर 13। आज आपको पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले घटक देखने हैं कि सर ऐसे कौन कौन से रीजन है जो सप्लाई को इफेक्टिव करते हैं, उसके बारे में। और उसके बाद में एक लेक्चर वीडियो और रहेगी कि एमसी वक्र का उठता हुआ भाग पूर्ति वक्र ही क्यों कहलाता है। ठीक है, तो उस टॉपिक्स को क्लोज करने के बाद चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। क्यों करने की एक वीडियो और आ जाएगी। उसके बाद में जो आपके चैप्टर के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो बाद में मैं आपको बताऊंगा, उसकी लेक्चर वीडियो और भेजूंगा। लेकिन फिलहाल आपको भी कोर्स पूरा करना है, इसीलिए कह रहा हूं। ठीक है, वैसे मैं एक चीज क्लियर करा रहा हूँ, एक टॉपिक सीधे लाइन क्लियर समझाते जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि अब सोने का वक्त नहीं है, अब आपको पढ़ना है। क्योंकि गुरुवार से आप लोगों के समष्टि अर्थशास्त्र की कक्षा स्टार्ट हो जाएगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसको आप कहते हैं, जिसमें देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जिसमें आप पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, मुद्रा की गणना कैसे की जाती है, मुद्रा होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, इसके क्या कार्य है, बैंक क्या होती है, बैंक के क्या कार्य है, केंद्रीय बैंक क्या होती है, ठीक है, सरकारी बजट क्या होती है, इसकी अर्थव्यवस्था क्या होती है। ये सभी प्रकार के जो टॉपिक्स है, इस सभी टॉपिक्स अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि ये जो मेन टॉपिक्स है जो भी स्टार्ट होने वाले हैं, इसीलिए कह रहा हूँ। क्योंकि व्यष्टि का 40% आपके यानी कि 40 नंबर का आपके फिनिश हो चुका है, क्योंकि 40 नंबर के आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र है और 40 नंबर के आपके समष्टि अर्थशास्त्र है। तो 40 नंबर की व्यष्टि अर्थशास्त्र बेटा हो चुकी है। केवल इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो वो भी मैं करवा दूंगा बहुत ही जल्द। अगर हो गया तो मैं कल ही इसकी लेक्चर वीडियो भी साथ में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलेगा। पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से है, तो उसमें पहला घटक मैं कह रहा हूं कि वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति यानी कि वस्तु की जो नेचर्स होती है वो भी क्या करती है, सब पूर्ति को प्रभावित करती है। ठीक है, जैसे कि जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं, जैसे कि दूध है, दही है, सब्जियां है, मछलियां है, अंडे है, ये सब क्या है, कम समय में खराब हो सकते हैं। इसका जितना उपयोग हो सके तुरंत प्रभाव से कर दिया करो, क्योंकि ये पता है ये ज्यादा समय तक नहीं चलने वाले है। ठीक है, अगर मान लीजिएगा आपने कोई सपोज कीजिएगा रात को दूध रखा है ऐसे खुले में और सुबह देखोगे तो हो सकता है फट भी जाए। ठीक है, सब्जियां है 2 दिन तक पड़ी रहेगी तो खराब हो सकती है। तो वे भी क्या है, सब्जी यानी कि वस्तु की प्रकृति है। वस्तु की प्रकृति ऐसी स्थिति में क्या होगी, जब वस्तु जल्दी से खराब होगी तो ऐसी स्थिति में यानी कि जैसे मैंने बताया कि दूध है, मांस है, ब्रेड है, मछली है, इन सभी वस्तुओं की पूर्ति कैसे होती है, बेलोचदार होती है। ठीक है, कैसे होती है, बेलोचदार होती है। और जो टिकाऊपन वस्तु होती है, जो लंबे समय तक चलती है, उसकी पूर्ति कैसे होती है, लोचदार होती है। क्यों, क्योंकि कीमत में परिवर्तन होने पर इसकी पूर्ति कम या अधिक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में सर साधनों की प्रकृति। साधनों की प्रकृति, साधनों की प्रकृति बोले तो किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए आवश्यक है जो साधन के रूप से उपलब्ध होते हैं, लेकिन उनकी पूर्ति भी कैसे होती है सर, लोचदार होती है। कैसे होती है, लोचदार होती है। समझ में आया कि नहीं? यानी कि ऐसे कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिसके बिना अपन प्रोडक्शन नहीं करते, तो वे जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी भी पूर्ति कैसे होती है, लोचदार होती है। क्योंकि आपको कई सारे ऐसे वस्तु पता होगी कि भाई इस वस्तु के बिना मेरा काम नहीं हो सकता, तो वो वस्तु आप खरीद के लोगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उनकी पूर्ति कैसे होगी, लोचदार होगी। समझ में आया? हाँ सर, भले कीमत बढ़ेगी तो भी आप खरीदोगे। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए विशेष साधनों की आवश्यकता होती है, तो पूर्ति कैसे होती है, बेलोचदार होती है। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए विशेष साधनों की जो आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बेलोचदार। उसको क्या कहते हैं, बेलोचदार। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है भाई? यहाँ पर तो मैंने लिखा है कि आवश्यक साधन रूप से उपलब्ध होते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि विशेष साधनों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे क्या लिखा है सर, विशेष साधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अलग अलग है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ सर तीसरा कि समय अवधि। तीसरा क्या कह रहा हूँ सर, समय अवधि। समय अवधि मतलब जब समय कम होता है तो कीमत के अनुसार पूर्ति घटा या बढ़ा नहीं सकते।
यानी कि जब आपके पास में अल्पकालिक समय होता है, अल्प अवधि होती है, तो अल्प अवधि में आप कीमत में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन पूर्ति है वो पूर्ति में भी परिवर्तन नहीं होगा। कीमत के अनुसार पूर्ति में न तो घटा सकते न बढ़ा सकते। समझ में आया? सप्लाई कैसी होगी, न तो बढ़ेगी और न घटेगी, स्थिर रहेगी, ठीक है। और पूर्ति की रोज कैसी होगी सर, बेलोचदार होती है। और दीर्घकाल में जितना समय होता है, लंबा समय होता है, मनमर्जी से आप कीमत को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, साथ में पूर्ति को भी घटा या फिर बढ़ा सकते हो। पूर्ति कैसी होगी, लोचदार होगी। उसके बाद में सर जोखिम सहन करना, जोखिम सहन करना। पूर्ति की लोच इस बात पर निर्भर करती है कि जो उत्पादक जोखिम उठाने को तैयार रहता है, उसकी प्रकृति लोचदार होती है। आप लोगों ने उद्यमिता के बारे में देखा होगा, ठीक है। लांगी लास्ट ईयर की जो किताब थी आरबीएससी, उसमें था एक चैप्टर वैसे के अंदर, बिजनेस स्टडी के अंदर उद्यम और उद्यमी के बारे में, ठीक है। अब ये उसमें देखा था कि उद्यमी कौन होता है, जो व्यक्ति जोखिम उठाता है, अपना व्यापार का स्वामी होता है, व्यापारी होता है। उसका उद्देश्य क्या होता है सर, जोखिम उठाना। यानी कि जो पर्सन जितना ज्यादा जोखिम उठाएगा वही उतना क्या करेगा सर, लाभ कमाएगा, वही उतना क्या करेगा सर, लाभ कमाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उद्यमी कौन होता है, एक पतले धागे के ऊपर चलने वाला, एक पतला सा धागा होता है, उस धागे के ऊपर चलना, ऐसे रिस्क लेता है, ठीक है। यानी कि बहुत ही ज्यादा एक ये कह सकते हैं कि नुकसान हो सकता है, ऐसे वो एक जोखिम रिस्क लेता है, ठीक है। कि भाई सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते जा, अब आगे क्या है, वो आगे खाई है, उसको पता नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति वो सीढ़ियों को चढ़ता रहता है, मतलब ऐसे एक रिस्क लेने की कोशिश करता है, ठीक है। कि भाई पतले धागे, ये मानो कि एक रस्सी पर चलना है, ये मान सकते हैं, ठीक है। ऐसे रिस्क लेता है, तो जो ऐसी पर्सन रिस्क लेगा, ऐसे प्रोड्यूसर का कोई रिस्क लेता है, तो उसकी जो लोचदार पूर्ति होगी वो कैसे होगी सर, लोचदार होती है। और इसी के विपरीत एक उत्पादक अगर जोखिम उठाने को तैयार नहीं होता तो वो कैसा होता है सर, बेलोचदार होता है। सिंस बात है, अगर आप रिस्क लोगे नहीं तो आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं, रिस्क तो भाई लेनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा बहुत लॉस होना होगा तो होगा, लेकिन आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको रिस्क तो थोड़ी बहुत उठानी ही पड़ेगी। उसके बाद में सर उत्पादन लागत, उसके बाद में क्या सर, उत्पादन लागत में परिवर्तन। यानी कि यदि वस्तु की पूर्ति बढ़ने पर उत्पादन लागत बढ़ रही है तो समझ जाना वो कैसी होगी सर, बेलोचदार। और यदि मान लीजिएगा वस्तु की पूर्ति घटने या उत्पादन लागत नहीं बढ़ रही है तो वो कैसे होगी सर, पूर्ति लोचदार होगी, ठीक है। अब एक कारण और देखने बता देता हूं ताकि 6 कारण हो जाएंगे, 6 नंबर के अंदर प्रश्न आ जाए तो, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट मार ले लो। चलिएगा एक और कारण देख लेना कि उत्पादन तकनीक की प्रकृति, उत्पादन तकनीक की प्रकृति, इसमें दो है, एक तो पुरानी है नहीं, मतलब लेबर के माध्यम से, एक है मशीनों के माध्यम से। पहले देखिए लेबर के माध्यम से। श्रम प्रधान तकनीक ऐसी वस्तु है जिसका उत्पादन श्रम प्रधान तकनीक से हो रहा है, ठीक है, श्रम प्रधान तकनीक के माध्यम से होता है, और उनकी पूर्ति कीमत के अनुसार घटाए भी बढ़ा भी सकते हैं, इसीलिए इनकी पूर्ति कैसी होती है सर, लोचदार होती है। समझ में आया? यानी कि लेबर के माध्यम से अगर आप उत्पादन करवाओगे तो उनकी प्राइस आप मन मर्जी से आप घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, जब मर्जी चाहे। तो ऐसी स्थिति में उसकी पूर्ति भी घटेगी और बढ़ेगी, तो वैसे ऐसी स्थिति में क्या होगी सर, ये लोचदार होती है। लेकिन अगर आप पूंजी प्रधान मतलब मशीनों के माध्यम से अगर उत्पादन करोगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा सर, पूर्ति है वो कीमत के अनुसार घटा भी नहीं सकते और ना बढ़ा सकते, तो ऐसी स्थिति में पूर्ति की लोच कैसी होगी, बेलोचदार होगी। क्लियर है? यानी कि जब भी आप मशीनों के माध्यम से प्रोडक्शन कराओगे तो आप ना तो उसकी प्राइस को घटा सकते हैं और ना उसकी प्राइस को बढ़ा सकते हैं, लेकिन लेबर के अंदर आप अगर करवाओगे तो लेबर के माध्यम से काम करवाओगे या उत्पादन करवाओगे तो उनकी कीमत है वो घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन मशीनों के माध्यम से करवाओगे तो बिल्कुल भी आप घटा नहीं सकते हो ना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये किसमें कह रहा हूं, पूंजी प्रधान में। और जबकि श्रम में क्या कहा मैंने कि जिसका उत्पादन श्रम प्रधान तकनीक से हो रहा है या श्रम प्रधान तकनीक से होता है, ये ठीक है, श्रम प्रधान तकनीक से होता है, ठीक है। और तो उनकी पूर्ति कैसे होती है, ये लिख लो, होता है तो
उनकी पूर्ति कीमत के अनुसार घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर देना। अब कल एक वीडियो और मैं दूंगा, उसमें अब क्वेश्चन ये उठेगा कि एमसी वक्र का उठता हुआ भाग पूर्ति वक्र क्यों कहलाता है। यानी कि जब आप एमसी वक्र बनाते हैं सीमांत लागत, तो ऐसी स्थिति में उसका जो क्रम है वो ऊपर की ओर होता है। यानी कि ये आप बना रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो आपका एमसी वक्र है ये ऊपर की ओर होता है और ये का ये पूरा का पूरा सिर्फ सप्लाई जैसे होता है, तो इसको पूर्ति वक्र भी क्यों कहते हैं, ये आप कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और कल के इस लेक्चर वीडियो के अंदर मैं यानी कि ट्यूसडे टू इस चैप्टर को मैं क्या करूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, बुधवार को इस चैप्टर को मैं फिनिश कर दूंगा, एक ये लास्ट वीडियो बना के। ठीक है, उसके बाद में अपन समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ने वाले हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच। ओके, बाय।